आपको कैसा लगा जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने होम आइसोलेशन शुरू किया और भी जगहों पर अब होम आइसोलेशन की पॉलिसी आ गई, क्योंकि आपकी थोड़ी निंदा भी हुई थी इसको लेकर के। हाँ, निंदा गलत हुई थी कि जनता साथ थी। और अगर उस टाइम 23 जून के आसपास की बात है, 23-24 जून के आसपास की बात है, जब केंद्र सरकार ने दिल्ली में होम आइसोलेशन बंद कर दिया था, तब तक 1 महीने से दिल्ली में होम आइसोलेशन चल रहा था और बहुत सारे लोग जैसे आप ही हैं, पत्रकार भी बहुत सारे जो हैं होम आइसोलेशन का फ़ायदा उठा चुके थे। उन्होंने खूब जम के आवाज़ उठाई, मीडिया ने खूब जम के आवाज़ उठाई, मीडिया ने क्रिटिसाइज़ किया केंद्र सरकार के उसको। तो सब लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो केंद्र सरकार को ये कदम, पर मैं कई बार जब ये सोचता हूँ, अगर वो ऑर्डर वापस नहीं होता, दिल्ली के हालात वापस ठीक नहीं होते। होम आइसोलेशन, टेस्टिंग और बेड्स बढ़ाना, ये 3 पिलर्स थे हमारी पूरी स्ट्रेटेजी के। कोरोना में दिल्ली सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है? मतलब आर्थिक नुकसान तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, महीने में लगभग 4-5 हज़ार करोड़ का हमारा टैक्स आता है हर महीने। अब हमारा 400-500 करोड़ का टैक्स आ रहा है, 1/10 90% कम हो गया। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान है, किसी तरह से अभी चला रहे हैं। और बस यही है कि जल्दी स्थिति सुधरे। अगर जल्दी स्थिति सुधरेगी तो टैक्स आना चालू होगा। तो आम तौर पर जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये तमगा लगता है, या एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, 10 से 5 बजे के बाद अपना टिफिन उठाता है, भागने की फिराक में रहता है। जिस तरीके से डोर टू डोर सर्वे आपने कराया, सीरोलॉजिकल सर्वे कराया, एंटीबॉडीज टेस्ट की जा रही हैं, ऐसे कठिन हालात में आपने तमाम दिल्ली सरकार के जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल से लेकर के और भी, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? इतना मैकेनिज्म आपने कैसे बनाया, थोड़ा इसको बताइए। इसके लिए मैं अपने सारे सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, आशा वर्कर्स को, ये हमारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, के अंदर जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था जी। कई डॉक्टर्स और नर्सेज को तो मैं जानता हूँ जो घर गए ही नहीं, कई 2-2, 3-3 महीने तक घर नहीं गए, वहीं सोते थे हॉस्पिटल में, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे। थोड़ा इंस्पिरेशन हम उन्हें देते थे, थोड़ा हम इंस्पिरेशन हम कुछ ऐसा इस कोरोना में कुछ आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि ऐसे जितने लोग वो हज़ारों या लाखों की तादाद में हो, मुख्यमंत्री की तरफ से एक शानदार एप्रिसिएशन लेटर सबको मिलना चाहिए? मिल रहा है, कईयों को दिया है जी, प्रोसेस जारी है जी। मेरी तरफ से कई लोगों को एप्रिसिएशन लेटर, सरकार में, डॉक्टर्स में, नर्सेज में। सबसे बड़ी स्कीम जो हुई वो जिसने एक हौसला भी दिया सबको कि अगर किसी के कोई कोरोना की ड्यूटी पे है और कोरोना की ड्यूटी पे रहते हुए अगर उसकी कोरोना होने से मौत हो जाती है तो उसको सरकार 1 करोड़ रुपए का बहुत उसके परिवार को देता है। तो इससे लोगों का हौसला बंधा कि सरकार हमारा ख्याल रख रही है। दिल्ली में आपने तमाम स्कीम ऐसी शुरू की जो किसी और राज्य ने शुरू करने की दिशा में पहल नहीं की या साहस नहीं कर पाया। वो मुफ्त पानी हो, मुफ्त बिजली हो, या जो बिजली के रेट लड़ भिड़ के आपने ऐसे कम करके दिखा दिया जो लोग कहते थे कह रहे कुछ नहीं होने वाला। ये सब काम आप कैसे कर पाए और इस समय जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं उसमें ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? वो सब हो पाया एक ही चीज़ से जी, हमारी नीयत साफ थी जी। हमें भ्रष्टाचार नहीं करना था जी। तो भ्रष्टाचार खत्म करके हमने जो पैसे बचाए, देखिए सरकार में पैसे की कमी नहीं है। ये जो सरकारें रोना रोती रहती हैं, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, मेरा बजट नहीं बढ़ा रहा है, घाटा हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है। CAG जो संस्था है जी जी, CAG की संस्था वो संस्था है जो अगर आपके दफ्तर में आ जाए तो आदमी के काम में लग जाता है, पता नहीं क्या निकल आएगा। CAG वो संस्था है जिसने इस देश के सबसे बड़े घोटाले निकाले हैं, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना ढिमका, सारे घोटाले निकाले हैं। बिल्कुल। उस CAG संस्था ने हमारी दिल्ली सरकार का 5 साल का ऑडिट किया एक साथ, और 5 साल का ऑडिट करने के बाद CAG ने इन शब्दों में कहा कि पूरे देश में दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो फायदे में चल रही है, नुकसान में नहीं चल रही। और इसके पहले दिल्ली सरकार नुकसान में चल रही थी, लेकिन पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। तो कोई उनको घोटाला नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इस तरह का सर्टिफिकेट CAG से मिलना बहुत मुश्किल है, मैं इसको समझ सकता हूँ। उससे जो पैसे बचे जी, जब भ्रष्टाचार खत्म करके पैसे बचे तो फिर हमने महिलाओं का सफ़र फ्री कर दिया, हमने बिजली मुफ्त कर दी। तो वो पैसा तो जनता का ही है, जनता को तरह तरह से लौटा रहे हैं पैसा। गारंटी कार्ड योजना का भी ऐलान आपने किया था, तो मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए उस पर क्या काम अभी होगा या थोड़ा आगे बढ़ के करेंगे? थोड़ा तो डिले हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अभी तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा डिले होगा, लेकिन हमारी सारी गारंटी हम कोशिश करेंगे 5 साल में ज़रूर पूरी होगी। शिक्षा को लेकर के दिल्ली में जो आपने वो किया, पहले तो आपको मुबारक हो कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98%। कभी इतिहास में 70 साल में नहीं हुआ, नहीं ऐसा कभी पूरे देश में कहीं नहीं आया ऐसा, तो इसके लिए खास मुबारकबाद। लेकिन जो
स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मॉडल, जो अध्यापकों में एक भरोसा आपने पैदा किया, जाहिर सी बात है आपको भी मुश्किलें बहुत आई होंगी, बहुत मीटिंगें आपको करनी पड़ी होंगी, लेकिन सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर कैसे बन गया और ये जो रिजल्ट देश के सामने है ये कैसे मुमकिन हो पाया? सबसे पहले हमें एज अ कंट्री, एज अ पूरे देश के तौर पे हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हम 21वीं सदी के भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत अमेरिका से कम्पीट करे, जापान से कम्पीट करे, यूरोप से कम्पीट करे, तो बिना अपने लोगों को शिक्षित किए ये हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप मुझे पूरी दुनिया में एक देश बता दीजिए जो डेवलप्ड कंट्री है और जिसकी 100% जनता अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी। बिल्कुल। डेवलप्ड कंट्री में हर व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा मिलता है आपको। तो चुनावों के दौरान सारी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, हम भारत को ये कर देंगे, हम भारत को वो कर देंगे। हर पार्टी से आप एक प्रश्न पूछिए कि शिक्षा पे क्या करोगे। अगर वो पार्टी शिक्षा पे कुछ नहीं कर रही तो वो भारत को आगे ले जा ही नहीं सकती। इस कॉन्फिडेंस और इस विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे कि भाई शिक्षा सबसे ज़रूरी है, देश के लोगों को तैयार करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए असली राष्ट्र निर्माण शिक्षा देना है, तो फिर सारी सरकारें काम कर सकती हैं। इस विश्वास से हम लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो हमने स्कूलों की हालत ठीक की। जैसी सरकार बनी, स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं थे लड़कियों के लिए, ना नहीं थे, वो घर जाना पड़ता था उनको, अगर बीच में क्लास में अगर उनको, तो सारे टॉयलेट्स ठीक कराए। पीने के पानी का इंतजाम नहीं था, वो ठीक कराया। सफाई खराब थी, वो ठीक कराई। स्कूल टूटे पड़े थे, वॉर फुटिंग के ऊपर नई नई बिल्डिंग बनवाई सारी। कितनी बिल्डिंग बनवाई है हम लोगों ने, कितने नए कमरे बनवाए हैं। स्कूलों के अंदर आर्ट और इसके क्लासरूम लगवाए, म्यूजिक के क्लासरूम में आज स्विमिंग पूल हैं, आज हमारे स्कूलों के अंदर लिफ्ट्स लगी हुई हैं स्कूलों के अंदर। आप सोच सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। ये सारा ताना बाना, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना तो आसान था, इसमें तो पैसा डालना था। तो हमने बजट जो है, पहले 5,000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली में, उसको 15,000 करोड़ कर दिया, 3 गुना बजट कर दिया दिल्ली का। सबसे बड़ा चैलेंज था टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को मोटिवेट करना जी। तो प्रिंसिपल्स को सबको हमने फॉरेन भेजा ट्रेनिंग के लिए, हार्वर्ड भेजा, कैम्ब्रिज भेजा, अलग अलग देशों में भेजा। तो जो वो लौट के आए, वो 4 जो के आए, उनको लगा यार अब सरकार है जो हमारे साथ है। टीचर्स जितने थे उनको हमने IIMs में भेजा ट्रेनिंग के लिए, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM लखनऊ, इनके साथ हमने वो किया। तो ये सारे, इससे माहौल ऐसा बना कि अब हम सबको मिलके एक नया भारत तैयार करना है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि अब सरकार हमारे साथ है, उसकी वजह से ये सारा सिस्टम बदला है। अभी आपने घर घर राशन की जो स्कीम की, उसकी घोषणा करते ही तारीफ होनी शुरू हो गई, लेकिन साथ ही गरीब कल्याण योजना और इसको लेकर के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच हो सकता है कि भाई फंड केंद्र सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार उसको कैसे इंश्योर करेगी। पूरे देश में जी एक गरीब आदमी जब राशन लेने जाता है तो उसे धुतकार दिया जाता है, उसे बेइज्जती महसूस की करवाई जाती है। राशन की दुकानें खुलती नहीं हैं, राशन कम तोला जाता है, बिल्कुल, उसको गालियाँ सुनने को मिलती है गरीब आदमी को, उसको मिलावट वाला राशन मिलता है, उससे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, उसके नाम पे झूठे अंगूठे लगा के कोई दूसरा उतार लेता है राशन। तो जब मैं समाज NGO चलाया करता था परिवर्तन दिल्ली में, तो सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहते थे हम लोग। वहाँ झुग्गियों में हमने सूचना के अधिकार कानून को राशन के लिए इस्तेमाल किया था। हम राशन के रिकॉर्ड्स निकलवाते थे सरकारी, और उसमें पता चलता था कि लोगों के नाम पे झूठे दस्तखत कर करके और राशन निकलवा लिया गया, चोरी कर लिया गया। उसके लिए हमारे ऊपर कई बार हमले भी हुए, और मतलब खतरनाक किस्म के हमले हुए हम लोगों के ऊपर। तभी से सोचा था कि कुछ करेंगे, लेकिन तब ये नहीं पता था कि एक दिन दिल्ली की जिम्मेदारी भगवान दे देगा और हम खुद ही कर पाएंगे ये। तो अब एक तरह से ये सपना पूरा हुआ। अब लोगों को कोई राशन की दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पैकेट में, बोरी में आटा पैक करके, और अलग बोरी में चावल पैक करके, अलग बोरी में चीनी पैक करके आपके घर आपको दे जाएंगे। अच्छा लग रहा है सुन के बहुत। भारत देश, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो पृथ्वी पे सबसे खूबसूरत जगह उसने भारत बनाई। भारत में किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं। और पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, पानी है, सारे रिसोर्सेज हैं, सारी जड़ी बूटियां हैं, सारे फसलें उगती हैं। किस चीज़ की कमी है? सब कुछ दिया भगवान ने। और जब भारत ने इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान उसने भारत में बनाया। यही लोग जब विदेशों में जाते हैं, चाहे गूगल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां, सारे टॉप पे आपको भारत के लोग बैठे हैं। लेकिन जब हम भारत में आते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। भारत पिछड़ा क्यों है? भारत पिछड़ा हो ही नहीं सकता। सारे रिसोर्सेज, इतने इंटेलिजेंट लोग, हमारी व्यवस्था खराब है। इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा हम सबको मिलकर।
और मेरा अपना दिल कहता है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है।